नमस्कार साथियों। इतिहास में हम आज से एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत। ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत को हम लोग पढ़ते हैं और दिल्ली सल्तनत को हम लोग कब से कब तक पढ़ते हैं? 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक, है ना। 1526 ईस्वी कब तक है? जब बाबर आ जाता है हमारा, उसके बाद में हमारा क्या था? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, क्योंकि बाबर है फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। कब से? 1526 में। तब से मुगल साम्राज्य चलता है। कब तक चलता है हमारा मुगल साम्राज्य? लगभग 1857 तक। ठीक है। इसके बाद में मुगल साम्राज्य पूर्णतः खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने से पहले एक हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर जो मुगल लोग हैं, ये जो मुस्लिम हैं, जो दूसरे देश से आए हैं, वो कैसे आए हैं, क्या क्या हुआ, इन सब चीज़ों को हम लोग समझ लेते तो फिर विस्तार में हम लोग समझेंगे। दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ते क्या क्या है, हम लोग ये समझ लेते हैं। देखो, तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग पहले गुलाम वंश को पढ़ते हैं, फिर खिलजी वंश को पढ़ते हैं, फिर तुगलक वंश को पढ़ते हैं, फिर सैयद वंश को पढ़ते हैं और फिर हम लोग लोधी वंश को पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक की शुरुआत हम लोग इसके भी इतिहास से पढ़ने से शुरू करेंगे कि आखिर इससे पहले भी कौन कौन सी बातें हुई हैं। देखो, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने से पहले हमें एक व्यक्ति के बारे में पढ़ना अनिवार्य है और वह है मोहम्मद गौरी। ठीक है। ये गौर साम्राज्य का व्यक्ति था, गौर साम्राज्य का शासक था। कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इसी ने भारत पर आक्रमण किए थे और इन्हीं आक्रमणों की वजह से भारत में मुसलमान जो लोग हैं, जो लोग आए थे, विदेशों से आए थे, उनका शासन भारत पर धीरे धीरे होता चला गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, अब मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर बहुत सारे आक्रमण किए, है ना। एक व्यक्ति और था महमूद गजनवी, तो उसने भी भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए, है ना। और ऐसे ही एक व्यक्ति ये है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर बहुत सारे आक्रमण किए, जिनमें से कुछ मुख्य आक्रमण किए। कौन सा आक्रमण है भाई? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था, वह किया था कितने में? 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था और वो कहाँ पे किया था? मुल्तान में। और मुल्तान आजकल कहाँ पे हमारा? तो मुल्तान जो है वो पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। याद रखिएगा इस बात को। और एक और चीज बता देता हूँ कि मुल्तान का सुल्तान जो वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा इस बात को। तो मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण भारत पर है, वो हुआ था 1175 ईस्वी में। कब हुआ था? 1175 ईस्वी में। कहाँ पर किया गया था? मुल्तान पर। और इसमें वह जीत गया था भाई, है ना। ये भी याद रखना है कि वो जीता था या फिर हारा था। तो इस आक्रमण में उसकी जीत हो गई थी। ठीक है। फिर इसी के 3 साल के बाद में उसने फिर से आक्रमण किया भारत पे। कब? तो 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय पर आक्रमण किया था। ठीक है। तो भीमदेव की सेना का नेतृत्व उनकी माता नायिका देवी ने किया था और यह युद्ध जो हुआ था वो माउंट आबू के पास में हुआ था। माउंट आबू कहाँ पे है? फिलहाल तो वो राजस्थान में है, बट उस टाइम पे गुजरात के शासन के ही अंदर आता था। कौन सी जगह? माउंट आबू, जो आज राजस्थान में है। ठीक है। माउंट आबू आजकल राजस्थान में, बट उस टाइम पे भीमदेव द्वितीय की साम्राज्य का एक हिस्सा था माउंट आबू। तो वहां पर ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में, है ना, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। याद रखना, प्रश्न आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी की हार कब हुई थी? मोहम्मद गौरी की पहली हार भारत में कब हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की जो पहली हार है, कौन सी हार? पहली हार, वह यही हार है जो कि 1178 ईस्वी में हुई थी। और किसके सम्मुख हुई थी? भीमदेव द्वितीय के सम्मुख। ठीक है, हम लोग याद रखेंगे इसकी बात को। भीमदेव द्वितीय, भीमदेव द्वितीय ने हराया था मोहम्मद गौरी को। कब हराया था भाई? 1178 ईस्वी में। हम लोग याद रखेंगे इस बात को। कब हराया था? 1178 ईस्वी में। ठीक है। अब इसके बाद में एक और हुआ। अब अगला आक्रमण कब हुआ था वो उन्होंने
पेशावर पर आक्रमण किया था। कब? पेशावर पर आक्रमण किया और ये आक्रमण भी उनका सफल रहा, है ना। सिर्फ एक ही ये आक्रमण है जो कि असफल रहा इनका, इसके बाद में भी कुछ असफल रहे हैं, पर ज़्यादातर से उनके आक्रमण हैं वो सफल रहे। पेशावर में हुआ, फिर लाहौर पर भी इन्होंने आक्रमण किया। कितने में? 1181 ईस्वी में, 1181 ईस्वी में इन्होंने लाहौर पर आक्रमण किया था। किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने, और ये सफल रहा। फिर 1189 ईस्वी में भटिंडा पर भी आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। ये उसके कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण है जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण है। तो ये आक्रमण भी इसका सफल हुआ, और भटिंडा के इस युद्ध को ही कारण माना जाता है। कौन से युद्ध का? जो तराइन का फर्स्ट बैटल हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था, उसका कारण माना जाता है। किसको? कि जो भटिंडा पर आक्रमण हुआ था उसी को तराइन के फर्स्ट बैटल का रीजन माना जाता है, कि इसी वजह से ये आक्रमण हुआ था। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है, देखो मैंने अभी अभी बताया आपको कि भटिंडा पर आक्रमण किया था उन्होंने। ठीक है, तो भटिंडा उस समय में किसके बारे में था? किसके साम्राज्य का एक हिस्सा था? तो वह पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य का ही हिस्सा था। तो इसी वजह से तराइन का फर्स्ट बैटल हुआ। ठीक है, अब तराइन के फर्स्ट बैटल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो तराइन का फर्स्ट बैटल है ना, बैटल ऑफ तराइन, तो ये कब हुआ था हमारा? 1191 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, आप इसे याद रखिएगा। तराइन का जो फर्स्ट बैटल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय इतिहास में। यहाँ से पूरा की पूरा इतिहास बदलता है हमारे भारत का, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये युद्ध। ठीक है, तो अब आप लोग याद रखेंगे इस बात को कि जो तराइन का फर्स्ट बैटल है वो 1191 ईस्वी में हुआ था, और किस किस के बीच हुआ था मैं ये भी बता देता हूँ। तो वो मोहम्मद गौरी, है ना, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और जो पृथ्वीराज चौहान थे वह अजमेर के शासक थे। कहाँ के शासक थे भाई? अजमेर के। और चौहान वंश के राजा थे, है ना। चौहान वंश से ताल्लुक रखते थे पृथ्वीराज चौहान, और अजमेर के शासक थे। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? तराइन का फर्स्ट बैटल। क्या हुआ था? तराइन का फर्स्ट बैटल। अब तराइन का फर्स्ट बैटल था, इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई भाई। मोहम्मद गौरी की हार के बाद मोहम्मद गौरी बड़ा ही परेशान कि अब तक तो मैं जीतता ही आ रहा था, एक व्यक्ति ने मुझे हरा दिया। तो बड़ा ही परेशान था बेचारा। और पृथ्वीराज चौहान जी खुश, क्योंकि इनकी जीत हुई। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार एक बात कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर एक गलती की कि जब मोहम्मद गौरी भाग रहा था तो उसका पीछा नहीं किया इन्होंने। किन्होंने पीछा नहीं किया? पृथ्वीराज चौहान ने। किसका पीछा नहीं किया? मोहम्मद गौरी का। अगर शायद वो पीछा करते तो फिर वो 1 साल के बाद में लौट कर नहीं आता। लौट के नहीं आता तो इसका मतलब ये कि तराइन का सेकंड बैटल भी नहीं होता, जो कि अगले साल के बाद हुआ ही था। तो तराइन का जो सेकंड बैटल हुआ था, ऐसा सोचा तो था ही नहीं पृथ्वीराज चौहान ने कि ये मोहम्मद गौरी दोबारा लौट आएगा। तो बढ़िया आराम से सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर दूसरा बैटल हुआ और उसमें हार गए। खैर, वो भी आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया। समझने वाली क्या बात थी कि जो तराइन का फर्स्ट बैटल था वो 1191 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गौरी की हार हुई। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैंने आपको बताया ही था। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा थे, और पृथ्वीराज चौहान का विवाह कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ हुआ था, है ना। उस समय पे एक और राजा भी थे जयचंद, और वो कन्नौज के राजा थे, और उनकी एक पुत्री थी संयोगिता। तो उनके साथ में पृथ्वीराज चौहान का विवाह हुआ था। ठीक है, एक प्रश्न और बड़ा ही प्रसिद्ध चल रहा है आजकल, बहुत सी जगहों पे पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था, है ना। तो पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नाट्यरंभा, है ना। उनका नाम क्या था? नाट्यरंभा। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। आप लोग इस बात को याद रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, फिर अब हम लोग बात करते हैं तराइन की सेकंड बैटल की। हालांकि अभी बात की थी, बट दोबारा से करता हूँ। तो 1192 ईस्वी में तराइन का सेकंड बैटल होता है ना, सेकंड बैटल ऑफ तराइन।
तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि धोखे से उनको हरा दिया, शायद ऐसा भी हो सकता है। वैसे ज्यादातर से लोग यही मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराया था, बट ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1192 में 1192 ईस्वी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ। अब जो अजमेर है, अब अजमेर तो खाली हो गया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है, ऐसा कहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रवरदाई। क्या नाम था? चंद्रवरदाई। तो आप उनकी एक रचना का नाम याद रखिएगा। चंद्रवरदाई नाम था उनके। दरबार में एक कवि रहते थे, क्या नाम था उनका? चंद्रभरदाई। चंद्रभरदाई। और चंद्रवरदाई की एक रचना है, उसका नाम है पृथ्वीराज। क्या नाम है उसका? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने एक बात कही गई है कि 1191 और 92 तराइन के युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया था, और उसके बाद उनकी आंखों में सरिया डाल के उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया था, है ना? ऐसी बातें हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो जीत के बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया, है ना? जीत के बाद में मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक व्यक्ति, आप इसको नाम याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर का गवर्नर बना दिया उसने। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक बात कि मोहम्मद गौरी है, अब वो बहुत सारे राज्यों को जीत रहा है, तब वो हर जगह पे खुद तो शासन कर नहीं सकता, तो वहां पे वो क्या करता था, वह एक गवर्नर को नियुक्त कर देता था। किसको? एक गवर्नर को वो नियुक्त कर देता था। एक गवर्नर को वो नियुक्त कर देता था। तो ऐसे एक गवर्नर को नियुक्त किया गया उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गवर्नर था। ठीक है, कहाँ पे उसने नियुक्त कर दिया? अजमेर में। अब अजमेर किसके हाथों में? मोहम्मद गौरी के हाथों में। ठीक है भाई। अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है फिर कुछ समय के बाद में। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, और वो घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है ना? कहते हैं कि 1206 नहीं, 1205 ईस्वी में खोखरों के युद्ध, खोखरों खोखरों के विरुद्ध उसने एक आक्रमण किया था, और उस आक्रमण में वह घायल हो गया। कब की बात है ये? 1205 ईस्वी की बात है। और 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। समझ में आ रहा है ना? ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि 1206 में उसकी मृत्यु हो गई। अब एक बड़ा सा साम्राज्य, उसके राजा की मृत्यु हो गई। अब उस साम्राज्य को संभालने के लिए कोई नहीं है। समझना इस बात को, ध्यान से समझना। उस साम्राज्य को संभालने के लिए अब कोई भी नहीं है। एक इतना बड़ा सा साम्राज्य है, अब वो बिखरेगा, कई पार्ट्स में बिखरेगा। तो उन्हीं में से एक पार्ट था कौन सा? अजमेर। और अजमेर का राजा कौन था फिलहाल वहां पे? जो गवर्नर बनाया था उन्होंने, वो था कुतुबुद्दीन। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ने क्या किया, वो बोला कि चलो यार मैं ही अपना एक साम्राज्य बनाता हूँ। तो उसने अपना खुद का एक साम्राज्य बनाया। और हालांकि कुतुबुद्दीन जो था वो गुलाम था, है ना? किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। तो उसने एक गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि पूरे, देखो 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत हो गई। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। मृत्यु के बाद में यहाँ से सारे के सारे वंशों की शुरुआत होती है, और हम धीरे धीरे करके इन्हीं वंशों को पढ़ेंगे। अब पहली बात, कौन कौन से वंश है भाई? मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर दोबारा बताता हूँ। एक है गुलाम वंश, है ना, जो कि 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा। गुलाम वंश के बाद में आता है हमारा खिलजी वंश। इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक ये भी चला। उसके बाद
फिर आता है तुगलक वंश, है ना। तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश कब से कब तक चलता है हमारा? 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश है। फिर सैयद वंश आता है। सैयद वंश चलता है हमारा 1414 से लेके 1451 तक, ठीक है। फिर लोधी वंश आता है 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक। हमारा कौन सा वंश चलता है? लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश। अब यहाँ के बाद में भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1526 के बाद, 1526 से लेकर 1857 तक मुगल साम्राज्य, ठीक है, कौन सा साम्राज्य? मुगल साम्राज्य का आधिपत्य रहता है दिल्ली पर। किस पर रहता है? दिल्ली पर। और लगभग आधे से ज्यादा भारत पर मुगल साम्राज्य ही रहता है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग इन सब चीजों को देख लेते हैं, इन सारे वंशों को पढ़ लेते हैं, और फिर मुगल साम्राज्य को तो हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ। कहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग? गुलाम वंश। तो भाई ये है हमारे वो महत्वपूर्ण व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, देख लो इन्हें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से, चलिए समझते हैं। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। अब गुलाम वंश कहाँ से कहाँ तक चलता है, मैंने पहले ही बताया। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चला। ये सारी डेट आपको याद रखनी है, आप याद रखिए इन बातों को, क्योंकि महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है आपसे कभी भी। क्या होता है ना कि जब प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो हम इन डेट के माध्यम से एक आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि ये चीज़ कब हुई हो सकती है। जब हम लोग ऐसे आइडिया लगा लेते हैं ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है, हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अब किसी ने व्यक्ति ने कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताओ, जब तुम्हें डेट याद नहीं है तो तुम लोग क्या करोगे फिर, है ना। हमें डेट, एक पीरियड में पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति इस पीरियड से रिलेटेड हो सकता है, तो वहां पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है फिर, है ना। हालांकि जब तक कंटेंट पता नहीं हो तो क्वेश्चन सॉल्व तो कर नहीं सकते हम लोग, बट आसानी हो जाती है, समझ में तो आता है। चलिए आगे समझते हैं। मैंने बताया कि गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया था। उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है ना, 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो नाम है पूरा की पूरा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो नाम है, इसमें एक शब्द और आता है जिसे हम लोग कहते हैं ऐबक, है ना। तो इस ऐबक शब्द का जो अर्थ है वह होता है चंद्रमा का देवता। याद रखिएगा इस बात को, ये फैक्चुअल नॉलेज है ये, है ना। कभी भी आपसे पूछ सकता है कि जो ऐबक शब्द है उसका अर्थ क्या है, तो चंद्रमा का देवता। अब थोड़े से और विस्तार में समझते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि गुजरात में एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं नीशापुर, है ना। उस समय में गुजरात में एक जगह थी नीशापुर, एक शहर था। दरअसल इस शहर में क्या होता था, इस शहर में गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था, समझ रहे हो। गुजरात में जो नीशापुर शहर है वहां पे गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर खरीदा बेचा जाता, तो इसी बाजार में इस कुतुबुद्दीन ऐबक को एक व्यक्ति ने खरीदा था, है ना। और उस व्यक्ति का नाम था काजी फकरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। बड़ा ऐसा नाम है लेकिन आप याद रखिएगा, काजी फकरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। यही वो व्यक्ति है जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया, है ना। इसने खरीदा गुलामों के बाजार से, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा। और बाद में मोहम्मद गौरी की इसने सेवा की, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद में और उसे मोहम्मद गौरी गौरी की घुड़सला का प्रमुख बना दिया गया। अब अमीर आखुर कहते हैं उसे, है ना। इस पद को, जो घुड़सला का प्रमुख होता है, उसे अमीर आखुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीर ए आखुर। याद रखिए इस बात को, घुड़सला का जो प्रमुख होता है उसे अमीर आखुर कहते हैं। इसे अमीर आखुर बना दिया गया। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, देखो पढ़ने लिखने में बड़ा ही शानदार आदमी रहा होगा ये व्यक्ति, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान को याद कर लिया, एकदम मौके याद कर लिया। हम लोग कुछ
क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर पा रहे, उसने कुरान को एकदम मौके के याद कर लिया। एक छोटी सी लक्ष्मीकांत याद तो होती नहीं हम जैसे लोगों से, है ना। खैर ठीक है, बट लेकिन हम लोग याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ता है। तो उसने इसको याद कर लिया मौके, किस चीज़ को, कुरान को। कुरान क्या है मैं बता देता हूँ। वैसे भी जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है ना, बहुत ही पवित्र ग्रंथ है वो। जैसे हमारे लिए गीता और बाइबल है, वैसे ही जो मुस्लिम कंट्री के लोग हैं और जो हमारे देश में भी जो हैं, उनके लिए कुरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। समझ रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में क्या था, तो उसने